गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पे। मैं आशुतोष मिश्रा आज आपके इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th के सिलेबस के विषय में बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी बोर्ड का एग्जाम का डेट आ गया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्जाम 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और यह 27 फरवरी तक आपके एग्जाम चलेंगे। यानी टोटल आपके एग्जाम में लगभग 3 महीने 12 दिन रह गए हैं, जिसमें से आपके प्रैक्टिकल को लेकर के 1 हफ्ते 10 दिन चले जाएंगे। एंड टोटली आपको 3 महीने का समय मिला है और इस 3 महीने में आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज से सिलेबस के विषय में जानेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे आपका सिलेबस लगभग 1.5-2 महीने में कवर हो सके और आप अपने बोर्ड की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी से कर सकें। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए तो देखते हैं आज की क्लास के विषय में। हम क्लास 12th के मॉडल पेपर यानी सिलेबस के विषय में हम चर्चा करेंगे। क्लास 12th के सिलेबस के विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा सिलेबस है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये हमारा क्लास 12th का भौतिक विज्ञान का सिलेबस है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पूर्णांक 100 है, जिसमें से 70 नंबर के आपके थ्योरेटिकल आते हैं और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल आता है, यानी प्रयोगात्मक वर्क आता है। या इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र तथा 30 अंकों का प्रयोगात्मक होता है। अब एक प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं, यानी खंड क और खंड ख। तो खंड क में से 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, खंड ख में से भी 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो खंड क में से देखते हैं, स्थिर विद्युत्की में से 8 नंबर के क्वेश्चन, धारा विद्युत में से 7 नंबर के क्वेश्चन, चुंबकत्व यानी चुंबकीय प्रभाव में से 8 नंबर के, प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा में से 8 नंबर के और वैद्युत चुंबकीय तरंगे 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एंड टोटल मिलाकर के 35 नंबर के क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर से आते हैं। ठीक उसी तरह से खंड ख में से 35 नंबर के, जिसमें प्रकाशिकी आपका आता है, द्रव्य और द्वैत प्रकृति परमाणु का तथा नाभिक इलेक्ट्रॉनिक युक्त, यानी 4 यूनिट है, 4 इकाई है और 4 इकाई को मिलाकर के लगभग 35 अंक आते हैं, जिसमें से प्रकाशिकी में से लगभग 13 नंबर के, यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रकाशिकी से आते हैं। अगर हम टोटल बात करें 70 नंबर के पेपर में, तो 70 का लगभग 25% भाग, यानी 70 का लगभग 25% भाग एक तरह से अगर देखा जाए तो 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल होते हैं। 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल होते हैं और बाकी 50 नंबर के क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल होते हैं, यानी जो थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो से भी क्वेश्चन होते हैं। तो आइए हम समझते हैं पहले पार्ट 1 यानी खंड क के में क्या क्या हमें पढ़ना है और उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं, पहली यूनिट है स्थिर विद्युत्की। हमारी पहली यूनिट क्या है? स्थिर विद्युत्की। अब स्थिर विद्युत्की को कई भाग में, यानी कई पार्ट में, कई लेसन में, कई चैप्टर में बांटा गया है। इसमें से पहला चैप्टर आपका है वैद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम के नियम, बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण सिद्धांत तथा सतत आवेश। जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है? कूलाम का नियम। यह लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए।
इसी चैप्टर में है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? अब विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत द्विध्रुव। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा द्विध्रुव पर आघूर्ण, यानी यह चैप्टर अगर देखा जाए तो पूर्णतः इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। दूसरा चैप्टर हमारा क्या आता है? वैद्युत फ्लक्स यानी गॉस का नियम। दूसरे चैप्टर की हम बात करें तो दूसरे चैप्टर में गॉस के नियम की व्याख्या करते हैं, यानी वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, गॉस का नियम क्या है, और गॉस के नियम के अनुप्रयोग यानी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर तथा एक समान आवेशित पतले गोली खोल के भीतर तथा बाहर और केंद्र पर वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, विद्युत क्षेत्र या ज्ञात करना विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा तथा इसके नियम का अनुप्रयोग यानी गॉस के नियम के अनुप्रयोग की व्याख्या की जाती है। इसी में तीसरा चैप्टर हमारा आ जाता है वैद्युत विभव। तीसरा चैप्टर हमारा क्या है? वैद्युत विभव। यानी तीसरे चैप्टर में हम वैद्युत विभव पढ़ना है। विभवांतर क्या होता है? किसी बिंदु आवेश के कारण विभवांतर की व्याख्या करना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। समविभव पृष्ठ क्या होता है? स्थिर वैद्युत क्षेत्र में बिंदु आवेशों के बीच निकाय तथा वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थिति यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है उसके विषय में पढ़ते हैं। ठीक है। अब चौथा चैप्टर हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं हम संधारित्र। क्या कहते हैं? संधारित्र यानी चालक तथा विद्युत रोधी। किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, परावैद्युत पदार्थ, वैद्युत ध्रुवण क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, संधारित्र की धारिता, इसको कहते हैं वैद्युत धारिता या चैप्टर का नाम वैद्युत धारिता भी कह सकते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता क्या होती है, समांतर क्रम संयोजन में धारिता का मान क्या होता है, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आपके देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, उनके बीच अगर कोई परावर्तक पदार्थ माध्यम लगा हो तो धारिता क्या मान क्या होता है, और अगर परावर्तक पदार्थ न हो तो धारिता का संधारित्र धारिता का मान क्या होता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होती है, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव संबंध और वैद्युत परिरक्षण यानी इन सब के विषय में हम पढ़ते हैं जानते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा इकाई नंबर 2 यानी दूसरी यूनिट। यानी पहली यूनिट में हमें 3 से 4 चैप्टर मिले, फिर आ जाता है दूसरी यूनिट। दूसरी यूनिट में क्या हमें विद्युत धारा, धात्विक चालक, वैद्युत आवेशों का प्रवाह, अपवाह वेग, गतिशीलता तथा इनका विद्युत धारा से संबंध, ओम के नियम की व्याख्या, वैद्युत प्रतिरोध अभिलक्षण, ओमी परिपथ क्या होता है, अनओमीय परिपथ क्या होता है, ओम के नियम का प्रभाव कहाँ पड़ता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, और सेलों का संयोजन 3 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। फिर इसके बाद इसके आधार पर किरचॉफ के नियम की व्याख्या और व्हीटस्टोन सेतु, जिसमें से व्हीटस्टोन सेतु और किरचॉफ के 2 नियम, पहला नियम क्या होता है धारा का नियम, दूसरा होता है बंद पास का नियम जिसे बोल्टता का नियम भी कहते हैं, जिसे बोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। चलिए अब देखते हैं अपना तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, चुंबक क्या होता है, चुंबक को अगर बहुत कई टुकड़ों में बांट दिया जाए क्या उसके ध्रुव रह सकते हैं। चुंबक, पृथ्वी का भूचुंबकत्व कैसे होता है, पृथ्वी के चारों तरफ चुंबक पाया जाता है, क्यों कैसे पाया जाता है, उन सब के विषय में ऑस्टेट का प्रयोग पढ़ेंगे। बायोसेवर्ट का नियम पढ़ते हैं, बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है, तथा धारावाही लूप या कुंडली के विषय में हम पढ़ेंगे। एम्पियर का नियम पढ़ेंगे, अनंत लंबाई की सीधा तार में अनुप्रयोग, सीधी प्रणाली का एक समान विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल जिसको कहते हैं लॉरेंज बल। क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर बायोसेवर्ट का नियम भी इंपॉर्टेंट है, फिर एम्पियर का नियम भी, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद आते हैं एम्पियर के नियम से संबंधित एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल कितना होता है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल
एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर किसे कहते हैं, क्योंकि एम्पियर क्या है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर को परिभाषा के रूप में कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण क्या होता है, चल कुंडली क्या होती है, अगला चैप्टर है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसकी धारता या धारा सुग्राह्यता, इसमें धारा कितनी प्रवाहित की जा सकती है। आमीटर तथा वोल्ट मीटर में रूपांतरण, धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में तथा इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्ष के अनुदिश और अभिलंबवत यानी अक्षीय स्थिति में तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण कितना होगा। तुल्यांकीय परिनालिका क्या होगी, तुल्यांकीय परिनालिका को क्षण चुंबक के रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इनको कैसे पहचान करेंगे, इनके एग्जाम्पल दिया जाएगा। फिर आते हैं अगली इकाई यानी यूनिट नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। इसमें क्या पढ़ना है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का नियम क्या है, फैराडे ने कौन सा ऐसा नियम दिया था। फिर प्रेरित ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल तथा धारा, लेंज का नियम क्या है, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, इनमें संबंध क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, धारा कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एक होती है दिष्ट धारा जिसको कहते हैं डायरेक्ट करंट, और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा जिसको कहते हैं अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेटिव करंट के कारण वोल्टता का शिखर मान, वर्गमाद मूल मान, प्रतिघात क्या होता है, प्रतिबाधा क्या होती है, परिपथ, अनुनादी परिपथ, अनुनादी परिपथ क्या होता है, एल परिपथ होता है, सी परिपथ होता है, आर परिपथ होता है, एलसी परिपथ होता है, आर एल परिपथ होता है, आर सी परिपथ या सी आर परिपथ होता है, और एल सी आर, ये परिपथ होते हैं। इनमें इनका विभव कितना होगा इस परिपथ में, इनकी धारिता कितनी होगी, वो सब के विषय में पढ़ेंगे। फिर एसी परिपथों में शक्ति, शक्ति गुणांक क्या होता है, वाटहीन धारा किसे कहते हैं, एसी जनित्र तथा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार होता है। अगर हम बात करें, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। इन सब के विषय में, इनकी रचना के विषय में हम जानेंगे। फिर गतिक विद्युत वाहक बल क्या होता है, इनके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो अगली यूनिट हमारी क्या है, यूनिट नंबर 5, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे यानी जैसे इंफ्रारेड तरंगे क्या होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है, एक्सरे क्या होता है, रेडियो एक्टिव तरंगे क्या होती हैं, इन सब के विषय में, जैसे विस्थापन धारा की आवश्यकता क्या होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इनके अभिलक्षण क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, अनुदैर्घ्य प्रकृति, अनुप्रस्थ प्रकृति क्या होती है, अनुदैर्घ्य प्रकृति क्या होती है, चुंबकीय स्पेक्ट्रम जैसे रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, औरक, दृश्य प्रकाश, अपरावैगनी तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, इन सब के विषय में सूक्ष्म जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा खंड क का, खंड क का इन टोटल मिलाकर जिसमें से 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं हम अपने दूसरे खंड की, खंड ख। खंड ख में हमें भी, इसमें भी लगभग 4 से 5 यूनिट हमें पढ़ने हैं। पहला यूनिट हमारा क्या है, प्रकाशिकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला यूनिट है जिसको कहते हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में क्या पढ़ना, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी प्रकाश के वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, दर्पण का सूत्र यानी 1/v + 1/u = 1/f, इसका सूत्र का निगमन करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के आधार पर तारे रात में क्यों टिमटिमाते हैं, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, इन सब के विषय में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा इसके अनुप्रयोग और प्रकाशिक तंतु, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन कैसे होता है, अपवर्तन के नियम की व्याख्या करेंगे। लेंस क्या होता है, पतले लेंसों का सूत्र क्या होता है, लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, आवर्धन क्षमता, लेंस की शक्ति, और संपर्क में रखे पतले
लेंसों का संयोजन, यानी इसको संयोजन करेंगे तो उनकी फोकस दूरी क्या होगी, यू का मान क्या होगा, वी का मान क्या होगा, इनके विषय में जानेंगे। फिर पढ़ेंगे प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन, यानी जब प्रिज्म से होकर जाएगा प्रकाश का अपवर्तन तो यन का मान निकालने के लिए, यानी यन बराबर क्या होता है, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, यानी अपवर्तनांक और अल्पतम विचलन कोण के बीच में संबंध क्या होता है, प्रिज्म कोण के बीच में संबंध क्या होता है, उसके विषय में हम जानेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन में यानी सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, ये अगला एक चैप्टर ही है। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार का होता है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है और एक सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। उनके विषय में पढ़ेंगे कि इसमें प्रतिबिंब कहाँ से कैसे बनता है। फिर उसके बाद दूरदर्शी, दूरदर्शी भी दो तरह का होता है, एक परावर्ती दूरदर्शी, एक अपवर्ती दूरदर्शी, यानी खगोलीय दूरदर्शी और पार्श्वीय दूरदर्शी। इनकी आवर्धन क्षमताएं क्या होती हैं, तरंग प्रकाश की, यानी प्रकाश तरंगाग्र के रूप में प्रकाश कैसे चलता है, तरंगों के रूप में कैसे चलता है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की व्याख्या कैसे की गई, कि ईथर माध्यम की कल्पना कैसे की गई, द्वितीयक तरंगे कहाँ से निकलती हैं, उन सब के विषय में, और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या और अन्य गुणों की व्याख्या कैसे की गई, उन सब के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन तथा अपवर्तन, हाइगेंस सिद्धांत के उपयोग द्वारा परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम का सत्यापन करेंगे। व्यतिकरण में पढ़ेंगे यंग का द्विध्रुवी प्रयोग, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यंग का द्विध्रुवी प्रयोग, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे, व्यंजक प्राप्त करना है, कला संबंध, स्रोत तथा प्रकाश की प्रतिपालित व्यतिकरण, एकल झिल्ली के कारण विवर्तन, यानी व्यतिकरण के बाद अगला चैप्टर आ जाएगा हमारा विवर्तन। विवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण और विवर्तन में संबंध क्या है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ध्रुवण क्या होता है, प्रकाश अपवर्तन द्वारा ध्रुवण कैसे होता है, द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण कैसे होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश द्वारा ध्रुवण कैसे होता है, और ध्रुवण के आधार पर पोलराइड के विषय में पढ़ेंगे, यानी पोलराइड एक यंत्र होता है और उसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। अगली यूनिट हमारी क्या है, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। इसमें पढ़ेंगे विकिरणों की द्वैत प्रकृति, यानी दोहरी प्रवृत्ति कैसी होती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश के विषय में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न मत दिया था। न्यूटन ने अपना कण का सिद्धांत दिया, हाइगेंस ने तरंग का सिद्धांत दिया, लेकिन ये सभी सिद्धांत प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल है। तो इसके विषय में द्वैत प्रकृति की व्याख्या की गई। हर्ष का नियम क्या होता है, लेनार्ड ट्रांसफर क्या है, आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है, और प्रकाश की कणात्मक प्रकृति, द्रव्य तरंगे कण तरंग प्रकृति और दी ब्रागली संबंध क्या है, इन सब के विषय में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उसके बाद अगला यूनिट हमारा आ जाएगा परमाणु तथा नाभिक, जो कि आप कक्षा 11 के केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, यानी सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु करता है। और वह परमाणु क्या होता है, नाभिक क्या होता है, नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या कैसे पढ़ते हैं, और अल्फा कणों का प्रकीर्णन यानी थॉमसन का प्रयोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। अल्फा कणों का प्रकीर्णन, गोल्डस्टीन ने अल्फा कणों का प्रकीर्णन यानी सोने की पृथ्वी पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया तो क्या प्राप्त किया। फिर उसके बाद बोर-बरी का नियम यानी बोर का मॉडल पढ़ेंगे। ऊर्जा स्तर पढ़ेंगे, ऊर्जा स्तर में लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, पुंज श्रेणी, इन सब के विषय में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, नाभिकों की संरचना कैसे होती है, परमाणु द्रव्यमान समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, जैसे हम बता दिए 1H1, 1H2, 1H3, अगर हम बात पूछें तो ये क्या है, तो समस्थानिक होता है। समभारिक की बात करें तो समभारिक क्या होता है हमारा, समभारिक जैसे अगर हम चर्चा करें तो समभारिक देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7N14 हो जाएगा और 6C14 हो जाएगा, यानी जिसमें परमाणु भार समान हो वह क्या होता है हमारा समभारिक होता है, और जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो वह हमारा क्या होता है, समस्थानिक होता है। फिर उसके बाद समन्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। नाभिकीय विकिरण यानी
नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक नाभिकीय संलयन होता है और एक नाभिकीय विखंडन होता है। उसी के आधार पर युग्म उत्पादन क्या होता है, युग्म उत्पादन क्या होता है और युग्म विनाश क्या होता है, युग्म विनाश क्या होता है, इन सब के विषय में चर्चा करेंगे। और लास्ट हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा संधि डायोड, यानी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां या संधि डायोड। संधि डायोड यानी अर्धचालक के विषय में हम पढ़ेंगे। अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक दो प्रकार होते हैं, एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। अब एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक को मिलाने पर क्या बनता है, संधि बनती है, यानी एनपी संधि बनती है, पीएन संधि बनती है, जिसको हम कहते हैं डायोड वाल्व। क्या कहते हैं, डायोड वाल्व। ठीक उसी तरह से ट्रायोड वाल्व भी होता है। क्या होता है, ट्रायोड वाल्व भी होता है। ट्रायोड में क्या होता है, दो पी मिल जाते हैं, दो पी संधि और एक एन होता है, या दो एन होते हैं और एक पी होते हैं, उनको तीन भागों में बांट दिया जाता है, उनको तीन भागों में बांट दिया जाता है, इसलिए उसको कहते हैं ट्रायोड वाल्व। तो देखिए ठोसम ऊर्जा बैंड क्या होता है, चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक में डायोड का अभिलाक्षिक वक्र यानी अग्रदिशिक किस अवस्था में होगा और किस अवस्था में पश्चदिशिक होगा। अग्रदिशिक होगा तो धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी, पश्चदिशिक होगा तो धारा प्रवाहित होगी नहीं होगी, तो उसके बीच का ग्राफ बनाना यानी अभिलाक्षिक वक्र, अभिलाक्षिक विषम बनाना। फिर डायोड दृष्टिकारी यानी अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है, तो कैसे कार्य करता है, इन सब के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आइए देखते हैं एक नजर प्रयोगात्मक परीक्षा पर। तो प्रयोगात्मक परीक्षा देखें तो बाह्य मूल्यांकन हमारा 10 अंक का होता है, जिसमें से 15 बाह्य मूल्यांकन 15 अंक का होता है। कोई दो प्रयोग करने होते हैं 10 नंबर के, यानी 5-5 नंबर के दो होते हैं, और उन पे मौखिकी यानी 5 नंबर का मौखिकी क्वेश्चन पूछा होता है, जिसको हम वाइवा कहते हैं। तो ये 15 नंबर का हो गया, और बाकी 15 नंबर आपके फाइल पर मिलते हैं, जो आप फाइल चार्ट बनाए रहते हैं या चार्ट बनाए रहते हैं, उन पे 15 नंबर मिलते हैं। इन टोटल 30 नंबर का हमारा प्रयोगात्मक होता है। तो अगर अच्छे से हम तैयारी करें तो फिजिक्स में लगभग 80+, 85+ नंबर हम ला सकते हैं, अगर हमारा थ्योरेटिकल कमांड अच्छा हुआ तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने इस YouTube चैनल से जुड़ करके एक बेहतरीन तैयारी करेंगे और अपने रिजल्ट को अच्छा बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपके अगले क्लास में, जिसमें हम आपको फर्स्ट पार्ट के विद्युत के विषय में चर्चा करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। आशा है कि आपको ये आज का सिलेबस बहुत अच्छा लगा होगा और आपको जानकारी बहुत अच्छी मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।